विग्रहराज की मृत्यु के उपरांत शासक बना। हाँ भाई, विग्रहराज, जगदेव, विग्रहराज, ये सोमेश्वर, ये सारे भाई है, ध्यान रख लीजिए। जगदेव ने तो उसको मार दिया, किसको मार दिया? अर्णोराज को मार दिया, इसलिए उसको सिंहासन पर नहीं बिठाया गया। ठीक है, सेकंड नंबर का बेटा सिंहासन पर बैठ गया, उसका नाम विग्रहराज चतुर्थ था। क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साला एक नंबर का पागल मैं समझता हूं। ठीक है, प्रेम कहानियां कितनी बार की? 2 बार, जबकि 2 बच्चे होने चाहिए थे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बार तो हिमालय में गया, एक बार उड़ीसा में गया रामपुर। ठीक है, और बच्चा एक भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। निस्संतान मर गया, और निस्संतान मर गया। नेक्स्ट आगे राजा कौन बनेगा, इस पर विवाद हुआ, और कहा जाता है तीसरा भाई सिंहासन पर बैठा, नाम कौन सा है? सोमेश्वर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अर्णोराज की पत्नी का नाम? हाँ, वो टेरीली थी, कहाँ की थी? अरे कांचन देवी। कहाँ की थी? गुजरात की थी। किसकी बहन थी? कुमारपाल की बहन थी। किसकी बहन थी? कुमारपाल। तो उसका बेटा शासक बना, 3rd नंबर वाला, जिसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। पिता का नाम अर्णोराज है और माता का नाम कंचन देवी है या कांचन देवी है, गुजरात की रहने वाली है, वही है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्पेशली आपके ये ननिहाल होगा, वो गुजरात में होगा। कहां पर होगा? गुजरात में होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, शासक बनता है, शासक बनता है, फिर ये शादी करता है। वो अनंगपाल तोमर की एक लड़की होती है। दिल्ली का राजा होता है अनंगपाल तोमर। दिल्ली का राजा क्या होता है? यहाँ वाले अजमेर है का शासन ही दिल्ली पर होता है, विग्रहराज चतुर्थ ने स्थापित किया। तो विग्रहराज चतुर्थ अपने काल में अनंगपाल तोमर को वहां पर राजा बना देता है। ध्यान रख लीजिएगा, तू मेरी तरफ से यहाँ पर राज कर दिल्ली पर यूं। अनंगपाल तोमर, उसकी एवज में कहा जाता है अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी का नाम होता है कर्पूरी देवी, और इसका विवाह इससे करवा देता है। किससे करवा देता है? सोमेश्वर से। सोमेश्वर उस समय विदेश सचिव होता है। विदेश सचिव का मतलब जितनी भी विदेश नीतियां होती है वो यही निर्धारित करता है। तो अनंगपाल तोमर से बात वही करता है कि देख, मैं तुझे अगर राजा जी से कहकर, विग्रहराज चतुर्थ जी से कहकर स्पेशली बना देता हूँ, वो तुझे वहां पर दिल्ली का सामंत बना देता हूँ, जागीरदार बना देता हूँ, तू मुझे देगा क्या? ये कहता कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा। अपनी बेटी का नाम कौन सा है? कर्पूरी देवी, वो दे दूंगा। ये कहता डन, कल मैं लेटर निकलवा देता हूँ, राजा जी हमारे बिजी रहते हैं तो मैं लेटर निकलवा देता हूँ। और अगले दिन लेटर निकल जाता है और अनंगपाल तोमर है वो वहां का शासक बन जाता है। अनंगपाल तोमर है वो अपनी बेटी की शादी इससे करवा देता है। किससे करवा देता है? सोमेश्वर से। और इसी दौरान उनका पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र का नाम क्या है आपके? पृथ्वीराज III। कौन सा? पृथ्वीराज III। ठीक है, तो सोमेश्वर पिता का नाम है, माँ का नाम कर्पूरी देवी है, और कहा जाता है कि सोमेश्वर III उनका पुत्र है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, इसका एक भाई है, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? नागार्जुन। 4थे नंबर का, ध्यान रख लीजिएगा। नागार्जुन को लगता है कि देखो जगदेव मर गया, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ निस्संतान मर गया, ठीक है, बस मेरा शासन नंबर वाला आने ही वाला था और आते आते रह गया। किसकी वजह से रह गया? सोमेश्वर की वजह से। अगर बाय चांस ये मर जाता या फिर ये भी निस्संतान रहता तो नेक्स्ट शासन पर मैं बैठता। कौन बैठता भाई आपके? नागार्जुन बैठता, स्वाभाविक है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा दोष देता वो इसको देता है। किसको देता? सोमेश्वर को। या तो तू मर जाता भी समय से पहले, या फिर तू क्या रह जाता? निस्संतान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, निस्संतान रह जाता तो शायद मेरा शासन तो आ जाता। तो इसको मारने का प्रयत्न करता है, इस पर खार खाता है। अब मारे कैसे? तो इसके लिए एक गुंडे को हायर करता है, उसका ये नाम होता है, नाम कौन सा होता है भाई आपके? कान्हा। हाँ, मारने के लिए 2 कहानियां, एक तो पृथ्वीराज रासो में लिखी है वो अलग है, थोड़ी एक और कहानी है वो अलग है। पहले वाली मैं बता देता हूँ, वो एक गुंडे को हायर करता है जिसका नाम कान्हा होता है। इस सोमेश्वर को पता चल लग जाता है कि नागार्जुन ने एक गुंडे को हायर किया और उसका ये नाम है, नाम कौन सा है? कान्हा, और वो मुझे मारने वाला है। तो इसको खरीद लेता है। किसको खरीद लेता है? कान्हा। ठीक है, और इसको कहता है देख, तुझे जो जो भी नागार्जुन सिखा रहा है वो सीखना है, और वो क्या क्या कह रहा है उसकी सारी जानकारी मुझे देनी है। कहा जाता है एक दिन अकेला ये सोमेश्वर बैठा होता है और वहां पर कान्हा आता है, जानकारी देने के लिए आता है। किसकी जानकारी देने के लिए आता है? और वो पूछता है कि तुम्हें क्या कहा नागार्जुन ने? तो वो कहता है नागार्जुन ने मुझे ये कहा कि तुम्हारा वध कैसे करना है, ये कहा है। ठीक है, सोमेश्वर बताता है कैसे करना है ये बता। ठीक है, तो वो समझाता है कि मुझे ऐसे ऐसे तुम्हारा वध करना है, तुम सिंहासन पर बैठे रहोगे, और नेक्स्ट आके तुम्हारे आए दाएं बाएं दोनों तरफ सैनिक भी रहेंगे, तभी उनकी दृष्टि को इधर उधर मुझे किसी तरह से डाइवर्ट करना है और फिर तुम पर हमला करना है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है तुम हट भी जाओ तो मुझे दूसरा हमला इस तरह से करना है, यूं बताता है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कहता है मुझे समझ में नहीं आया, तू डेमो करके बता। किसको कहता है? कान्हा को। कान्हा डेमो करने जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस समय कहा जाता है कि वो
आपके दोनों सैनिक होते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट करता है इधर उधर, ठीक है, किसी तरह से। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि मैं इस तरह से तुम पर हमला करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तुम्हें क्या करना है, साइड में हट जाना है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन ऐसी बनेगी, तुम भी राजा हो, योद्धा हो, तो जैसे ही मैं हमला करूंगा तलवार आएगी तो तुम साइड में हटोगे, इसी तो तुम साइड में हटोगे, फिर मैं दूसरी बार ऐसे आक्रमण करूंगा, यूं ध्यान रख लीजिएगा। वो साला हरामखोर एक्टिव नहीं बैठा हुआ होता है। कौन नहीं बैठा हुआ होता है, सोमेश्वर। वो एक तरह से बता रहा है कि मैं जैसे ही ऐसे मारूंगा तो तुमको साइड में इधर झुक जाना है, ये तलवार पीछे चली जाएगी, वो हाँ यो करके बैठा रहता है और कहा जाता है तलवार सीधी सीधी घुस जाती है, किसमें घुस जाती है, आपके सोमेश्वर में घुस जाती है, ठीक है। इस तरह का कहा जाता है प्रदर्शन करते करते ही मारा जाता है, वो ये मारा जाता है। कौन मारा जाता है, सोमेश्वर। तो कहा जाता है सोमेश्वर की हत्या इस तरह से हुई थी। एक्चुअल में कहा जाता है इसके पिता की हत्या कर दी है। इसके पिता की हत्या किसने की, इसका पिता कौन, अर्णोराज की हत्या किसने की, जगदेव ने की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जगदेव ने जैसे ही हत्या कर दी है तो कहा जाता है कि एक बामन ने ये पहले ही बता दिया था, बामन का नाम धर्मघोष। धर्मघोष को अपने दरबार में रख देता है। कौन रख लेता है, सोमेश्वर, कि तू बहुत अच्छा जानता है, तू मुझे बता कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। धर्मघोष बताता ही नहीं, तुम ऐसे मरोगे। ये निश्चिंत इसलिए ज्यादा हो जाता है कि भाई मैं तो इससे किसके हाथों नहीं मरने वाला हूँ, कान्हा के हाथों मरने नहीं वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर तलवार आएगी भी सी तो धर्मघोष ने कहा है कि नहीं मरोगे, नहीं मरोगे मीन्स चली जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये निश्चिंत हो जाता है। कहा जाता है जब राजा बनता है तो उसको 5 कल्पवृक्ष यानी 5 मंदिर दान में देता है, स्पेशली उसकी जीविका के लिए। किसकी जीविका के लिए, धर्मघोष की जीविका के लिए। तो कहा जाता है अजमेर के 5 कल्पवृक्ष मंदिर है, उसका निर्माण इसी द्वारा करवाया गया है। कौन से शासक द्वारा, सोमेश्वर द्वारा, ठीक है। सोमेश्वर को लिखोगे तो एस से ही स्टार्ट होगा। तो 5 मंदिर है ऐसे, और ये कल्पवृक्ष मंदिर कहलाते हैं, अजमेर में ही स्थित है और उनका निर्माण इसी के द्वारा किया गया होता है। हाँ, पृथ्वीराज रसो इसकी पूरी दूसरी स्टोरी बताता है, ध्यान रख लीजिएगा। वो यही कहता है धर्मघोष सूर्य ने कहा था कि तुम नहीं मरोगे, कान्हा उसको मार नहीं पाता, कान्हा को ये पहले ही खरीद लेता है और इसके बाद में कहा जाता है जिंदा रहता है। कौन जिंदा रहता है, सोमेश्वर। अचानक उसकी मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में पूरा पृथ्वीराज रसो वो अलग विवरण देता है। और वो ये विवरण देता है कि एक आपके दूसरा स्टेट होता है जिसमें आपके स्पेशली लड़ाई करते करते इनका जो होती है वो मृत्यु होती है। दूसरा स्टेट कौन सा होता है, तो सोमेश्वर राजा है, कहां का राजा है, अजमेर का, ठीक है। एक भीमदेव द्वितीय भी राजा, वो गुजरात का राजा, ये चालुक्य वंशी है, ये चौहान वंशी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है एक बहिरी को लेकर। बहिरी कौन सी है, इच्छिनी कुमारी, ये सिरोही की राजकुमारी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। और सिरोही की राजकुमारी होती है तो उस समय सिरोही का राजा होता है जिसका नाम होता है जैत्र सिंह, और उसकी बेटी होती है वो ये होती है, नाम कौन सा होता है भाई आपके, इच्छिनी कुमारी। इच्छिनी कुमारी पसंद करती है वो इसके बेटे को पसंद करती है, इसके बेटे का नाम पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पसंद करता है, वो संयोगिता को पसंद करता है। किसको पसंद करता है, संयोगिता को। तो पृथ्वीराज चौहान पसंद कर रहा है, वो संयोगिता को पसंद कर रहा है, वो संयोगिता से विवाह करना चाह रहा है। इधर इच्छिनी कुमारी विवाह करना चाह रही है, वो किससे करवाना चाह रही है, पृथ्वीराज चौहान से। तो कहा जाता है इच्छिनी कुमारी विवाह प्रस्ताव भेजती है, वो पृथ्वीराज चौहान के लिए भेजती है। पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया जाता है और इसके द्वारा पूछा जाता है, किसके द्वारा पूछा जाता है, सोमेश्वर के द्वारा, कि भाई एक तेरा विवाह प्रस्ताव आया, इच्छिनी कुमारी सिरोही की रहने वाली है, तुझसे विवाह करना चाहती है, तो क्या स्टैंड है तेरा बता। वो कहता है कि अपना फिक्स है, अभी चल रहा है काम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी सक्सेस हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि मैं किससे विवाह करवाने वाला हूँ। बाकी मुझे अभी विवाह में पापा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मेरे सामने बात ही मत करो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी बातें इसको पता चलती है, किसको पता चलती है, भीमदेव द्वितीय जो पसंद कर रहा होता है वो इसको पसंद कर रहा होता है, किसको, इच्छिनी कुमारी को। तो ये क्रुद्ध हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में इच्छिनी कुमारी से मैं शादी करूंगा, उधर से सेना लेकर चलता है, ध्यान रख लीजिएगा। दरबार में 2 लोग बैठे हुए होते हैं जिसमें से एक का नाम देवघोष है और एक का नाम धर्मघोष है। धर्मघोष अभी भी जिंदा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो कहा जाता है सोमेश्वर के दरबार में बैठा हुआ होता है। तो सोमेश्वर के दरबार में जैसे ही बैठा हुआ होता है तो कहा जाता है उसके सामने ये बात पहुंचती है, यानी दरबारी सारे बात कर रहे होते हैं कि राजकुमारी ने विवाह का प्रस्ताव दिया है, और किसी भी राजकुमारी का अगर विवाह का प्रस्ताव होता है तो उसको अगर रिटर्न करते हैं तो वो अपमान समझा जाता है। क्या समझा जाता है, अपमान। और अगर राजनीतिक संबंध है वो राजसी संबंध है, मित्रता पर आधारित है। अगर इसे अपमान समझेंगे सिरोही वाले तो वो अपने शत्रु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। तो किसी भी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव अपन स्वीकार नहीं कर सकते। सोमेश्वर कहता है छोरा मान ही नहीं रहा है, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। कौन सी है, संयोगिता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी को लाऊंगा यूं ही कर रहा है, मान ही नहीं रहा है, क्या करें। धर्मघोष कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, छोरे और आप में
इतना अंतर ही कहाँ पर है। आप भी तो अभी जवान लग रहे हो, तो शादी कर लो, आप ही शादी कर लो। किससे शादी कर लो? इच्छिनी कुमारी को। सोमेश्वर तैयार हो जाता है। ठीक है, छोरा नहीं मान रहा था, क्या करे यार, ध्यान रखो, ठीक है। तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। किससे तैयार हो जाता है? इच्छिनी कुमारी से। कहा जाता है सोमेश्वर इधर से जाता है, उधर से ये आता है। कौन सा आता है भाई आपके? भीमदेव द्वितीय। चौहानों की सेना बड़ी होती है, भीमदेव द्वितीय की सेना छोटी होती है। और गुजराती लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं, वो अपने जैसे कांसर लोग है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन गोका मार देते हैं, ऐसे गुजराती नहीं बोलते। गुजराती बोलते हैं सिर्फ मुंह से, लड़ाई भी करते हैं तो सिर्फ मुंह से, ठीक है। अपन मुंह से कम बोलते हैं, या तो हाथों से, या फिर हाथ तो दूर की बात है, लातों से कभी कभी तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे वैसे स्टार्ट हो जाता, सोमेश्वर स्टार्ट हो जाता है। और कहा जाता है सोमेश्वर आसानी से मुक्के मार के वगैरह पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है भाई? अपने भीमदेव द्वितीय वहां से भाग जाता है। बात चलनी शुरू हो जाती है कि ये युद्ध जीत लिया। किसने जीत लिया? सोमेश्वर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात पहुंचेगी किस तक? इच्छिनी कुमारी तक, कि जो भी युद्ध जीतता है वही क्या करता है भाई? आपके शादी करता है। अगर पृथ्वीराज को शादी करनी होती तो वो मेन युद्ध का नायक बनके या युद्ध का सेनापति बनके पृथ्वीराज स्वयं आता। अब कौन आया? सोमेश्वर। और परंपरा अनुसार विजेता से शादी करवानी पड़ेगी। तो इच्छिनी कुमारी की शादी किससे होगी भाई? आपके सोमेश्वर से। इच्छिनी कुमारी ना बोले कि मैं तो सिर्फ शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। किससे करूंगी? पृथ्वीराज से, ठीक है। भले ही उसके बाप आए या बाप का बाप आए या बाप के बाप का दादा आए, कोई भी आए, मैं ना कहूंगी, कोई से ना कहूंगी भाई। आपके सोमेश्वर को भी ना कहूंगी, ठीक है। उधर जयेंद्र सिंह कहता कि ऐसा बेटी हो नहीं सकता। अपन ने विवाह प्रस्ताव भेजा था, और अपन ने विवाह प्रस्ताव भेजा था, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट किया है और वो आए हैं, तो इसका मतलब तुझे शादी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? सोमेश्वर से। इच्छिनी कुमारी के मन में आया कि इस बुढ़ले से मैं विवाह नहीं करूंगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने अपनी एक नई सेना तैयार की, ठीक है। और वो सेना जो थी वो इसको वापस बुलाया। किसको वापस बुलाया भाई? आपके भीमदेव द्वितीय के। और वापस लड़ाया इसको, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर रही हूँ, ये कोई स्वयंवर विवाह का युद्ध नहीं है, ठीक है, मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। लड़की का ये बहुत खतरनाक जवाब होता है, ठीक है। ना तो छोरा घर का नेता रहता है, ना घाट का रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि तू तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि बेस्ट फ्रेंड है। और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते ये तो कर सकता है। वो साला होता है, वो लालच में रहता है, कल आज बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कल इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं और इसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। बेवकूफ बन गया। कौन बेवकूफ बन गया? वैसे बेस्ट फ्रेंड कहने वाली लड़कियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कहा जाता है किससे लड़ा? इच्छिनी कुमारी ने फिर सेना दी और यहाँ पर हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी भाई? आपके सोमेश्वर सेकंड की। वापस कह दिया कि तू तो मेरा क्या बेस्ट फ्रेंड है। इतना तो बेस्ट फ्रेंड में कर ही सकता है यार, ठीक है, शादी कोई करना जरूरी तो है, अपन तो बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तू वापस चला जा, ठीक है। कहा जाता है कि ये वापस चला गया, बहुत प्रयत्न किया कि कभी बेस्ट फ्रेंड है उसका मैं बॉयफ्रेंड बनूं वगैरह, लेकिन बन नहीं पाया। और फिर कहा जाता है कि ये भाग गया, कि एक अकेली झोला झुंडी उठा के और भाग गई। किसके पास भाग गई? पृथ्वीराज तृतीय के पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। किसको नहीं एक्सेप्ट किया? इच्छिनी कुमारी को। वो हमेशा यही यकीन दिलाती रही कि मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, जान दे सकती हूँ, दिल निकाल के दे सकती हूँ वगैरह, सब कुछ दे सकती हूँ, ठीक है। पृथ्वीराज बोले मेरी माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे जिंदा छोड़ दे हो, ठीक है। और इस तरह से कहा जाता है कि इनकी लव स्टोरी चलती रही। फाइनल में ये शो करने जाती है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज जाता है तो उसको बंदी बना दिया जाता है। तो तब संयोगिता नहीं जाती है, लड़ने के लिए ये जाती है। कौन जाती है? इच्छिनी कुमारी। गलती से आपके जो पुरुष का वेश धारण कर लेती है और मुगल सेना से लड़ती है, एक अकेली लड़ी जिसने पूरी मुगल सेना से युद्ध किया, वो यही है। कौन है भाई? आपके इच्छिनी कुमारी। उसको बचाने के लिए, ठीक है, पुरुष वेश में जाती है, और यहीं पर उससे गलती हो जाती है। शायद स्त्री वेश में जाती है, यहाँ तो बच जाती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि यवन सैनिक तीरों से बरसात कर देती है, कोई सैनिक आया यूं करके। और कहा जाता है, वैसे वहां पर भी पूरी काली माता बनी हुई होती है, किसी को मानती ही नहीं है कि मेरे वाले को छोड़ो मतलब छोड़ो, सावित्री तो मैं ही हूँ उसके लिए ही हूँ। और इसके बाद कहा जाता है कि वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इसके बाद वहीं पर उसको दफना दिया जाता है, ठीक है, रणभूमि में इसको दफना दिया जाता है और वहीं पर उसकी समाधि स्थित है। तो ये सारी है वो आपके ये इच्छिनी कुमारी। फर्स्ट लिखिएगा सोमेश्वर।